आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर अधिकार चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये राजनीति विज्ञान का अध्याय है। अधिकार मतलब क्या होता है? हम लोग जैसे जहाँ भी रहते हैं हम लोग को कुछ ना कुछ अधिकार की आवश्यकता होती है। बिना अधिकार का हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं रह सकते। जैसे अगर हम बोले हम लोगों को सरकार ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिसके तहत हमें सारा काम करना पड़ता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कोई बताएंगे? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कोई बताएंगे? 6 है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और टोटल आप लोग को याद करना, हम ये बताएंगे भी नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। टोटल मिला के मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये आपको लिख भी लेना है। और इसके अलावा एक और पढ़े थे हम लोग, मौलिक कर्तव्य पढ़े थे। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 था। बाद में कितना हो गया? 11, एक बढ़ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने नैतिक अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया था। किसने? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने। कांट कब के वैज्ञानिक थे? तो 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे। कांट जो थे 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे। मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ होगा? जर्मनी में हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कांट का कहना है हमें दूसरों के साथ में सही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। कांट कहते हैं हमें लोगों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। कांट क्या कहते हैं? हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वह हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि इसलिए कि वो एक मनुष्य है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए। कांट के अनुसार मनुष्य एक क्या है? गरिमामय प्राणी है। कांट के अनुसार मनुष्य क्या है? एक गरिमामय प्राणी है। संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि मानवाधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। अब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। पहले कितना था? 7। एक क्या हुआ? परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संपत्ति के मूल अधिकार को 1900 कब हटाया गया था? 1978 में हटाया गया था। कौन संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया, ध्यान रखिएगा। और इसको अब क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बनाया गया है? कानूनी अधिकार। अब आता है 6 मूल अधिकार कौन कौन से? लिखिए, अभी पूछ रहा था मैं, आ भी गया। पहला है आपका समानता का अधिकार। पहला क्या है आपका? समानता का अधिकार। समानता मतलब कि प्रत्येक नागरिक क्या है? समान है। किसी के साथ हम जाति, धर्म, मूल, लिंग किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते। जैसे कि अगर हम बोले नहीं नहीं ये जो है एकदम बिलो कास्ट का है, इसके साथ हमको नहीं बैठना, छी छी छी, बेकार का, छुआ जाएंगे हम, तो ऐसा हम बिहेव नहीं कर सकते हैं। ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर कि भाई ये लड़का है लड़की है, इस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग क्या है? स्वतंत्र है पूरे देश के किसी भी भागों में रहने के लिए, बसने के लिए, कहीं घूमने आने जाने के लिए। कोई भी हमारे आने जाने पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या हुआ? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें कि हम किसी का भी कोई भी तरह का शोषण नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा जिसका उम्र 14 साल से कम है, ये तो आप लोग भी पढ़े होंगे, जिसका उम्र 14 साल से कम है उन लोगों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, ये तो पढ़े हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, मेरा उम्र 21 साल हो गया, क्या हमको कोई जबरदस्ती काम पे लगा सकता है? नहीं। तो जबरन श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है, इसी को कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण 2 तरह का भी हो सकता है, दैहिक शोषण भी हो सकता है, मानसिक शोषण भी हो सकता है। दैहिक शोषण मतलब शरीर से शोषण करना, मानसिक मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। हाँ यार इसको देखो ना, एकदम बेकार है, इतना बेकार लगती है, मतलब इसको देखो और गोबर देखो, बात बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह करके किसी का बेइज्जती नहीं कर सकते, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी को बोला जा रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई भी प्रकार का प्रताड़ना किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग धर्म को बदलने के लिए स्वतंत्र है। मेरा मन होगा कि कल ये काम करते हैं, मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लेते हैं या ईसाई धर्म ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम कर सकते हैं, कोई उस पर रोक टोक नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो धर्मांतरण भी किया जाता है। सबसे बड़ा धर्मांतरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हम लोग समझ लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें मैंने बताया कि 1956 में सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ था। इसमें हुआ क्या था, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने 2.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन है। उसके अलावा कभी भी इतना बड़ा बिग मास में ना पहले कभी हुआ था, ना आगे होने का चांस है जल्दी। ठीक है, 2.5 लाख आदमी जो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, उन सभी लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, और क्यों किया था ग्रहण? इसलिए क्योंकि इनका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छोटे कास्टों के लिए बहुत सारा नियम वगैरह भी उसमें ऐड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगा कि भाई हम लोगों को वैसा सम्मान नहीं मिलना चाहिए जैसे मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग क्या कर लिए थे, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे, और उनके जितने भी अनुयायी थे उन लोगों ने एक साथ धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अच्छा, एक चीज, क्या आप लोग देखे होंगे कोई प्राइवेट स्कूल में क्रिसमस मनाया जाता है या फिर आपका दुर्गा पूजा मनाया जाता है, क्या कोई सरकारी स्कूल में मनाया जा सकता है क्या? नहीं। अगर आपका खुद का संस्थान है तो आप कोई भी तरह का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी है तो सरकारी में ये सब नहीं होता। लेकिन हाँ, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, हम अपने धर्म को फैलाने का काम कर सकते हैं और सरकार इसमें रोक टोक नहीं करेगी। अपना पैसा पर, सरकारी पैसा भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब संविधान के तहत अगर हमारे इन किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसको लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कि भाई अनुच्छेद 21 बताता है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण का हरण नहीं किया जाना चाहिए। वे लोग अपना क्या है, स्वतंत्र है। अगर हमको मन होगा तो तुम्हारा फैक्ट्री में काम करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता में उन्मूलन का वर्णन है, कि भाई छुआछूत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक चीज देखे होंगे, क्या अभी ऐसा है क्या कि आप पब्लिकली बोल सकते हैं कि नहीं, हम फलाना जात से तुम बिलोंग करते हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे या तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अब बोलोगे सर हम फलानवा का घर गए थे तो घर में हमको अपना पलंग पर बैठने नहीं दिया, तो भाई उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें हो सकता है कि हम ब्राह्मण इसको तैयार नहीं बैठने देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई वहाँ नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई सार्वजनिक वस्तु है या कोई सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अस्पृश्यता नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 में है। किसका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हमको बोलने का आज़ादी है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अभी आप लोग एक देखे होंगे बहुत सारा जगह पर मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का पुतला जला दिया जाता है, मतलब आप अभिव्यक्त हैं अपनी बातों को कहीं पर भी रखने के लिए, इसकी आज़ादी आपको दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 3 में। यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 3 में वर्णन है। किसका? मूल अधिकार का वर्णन है। याद रह जाएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में किस पर रोक लगाया गया है? बाल श्रम पर। ध्यान रखिएगा, मतलब बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। 14 साल से अगर आपका उम्र कम है तो आप क्या कीजिए, अपना खेलिए पढ़िए जो करना है, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगर मर्जी भी है फिर भी, हाँ, उसकी मर्जी है फिर भी आपको क्या करना है, आप नहीं कर सकते, उसे काम नहीं करवाया जा सकता। नहीं तो अगर कोई काम करवाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। आपसे ऐसे ही पूछ देगा कि संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 32 में है। बाल श्रम पर रोक की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 24 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकार का जनक माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, मौलिक अधिकार का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन, आयरन मैन बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आयरन लेडी बोलेगा तो आयरन लेडी किसको बोलते हैं? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। और कर्नम मलेश्वरी को भी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। कर्नम मलेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर मतलब वजन उठाती है, उसमें भी आपका प्राइज मिलता है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें था? भाग 3 में। भाग 3 में था, ध्यान रखिएगा।
और कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 6। अच्छा, ये पहले 7 को था, तो किसको हटाया गया था? कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। 1978 के द्वारा किसको हटाया गया था? कौन सा संशोधन को? सॉरी, संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। यह कौन सा संशोधन था? 44वां नंबर का था। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है? विधि के समान संरक्षण। मतलब विधि मतलब क्या होता है? नियम के समान सभी को संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होगा तो ध्यान कौन रखेगा? हमारा संविधान ध्यान रखेगा, और न्यायपालिका इस पर न्याय करेगी कि भाई किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं ना हो रहा है। अब आता है इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा अधिकारों के एक चार्टर पर हस्ताक्षर 1215 में किया गया था, जिसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अधिकारों का मैग्ना कार्टा 1215 में किसके द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था? राजा जॉन के द्वारा। कौन सा राजा? जॉन के द्वारा। क्या हस्ताक्षर हुआ था अधिकारों का मैग्ना कार्टा? कब हुआ था? 1215 में। बोलिए कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। कोशिश कीजिए सब कोई अपना दिमाग को खोल के रखिए और सोचिए कि क्या होगा आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा मानवाधिकार को कब लागू किया गया? 10 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 12 दिसंबर 1948 या 13 दिसंबर 1948? इसका भी उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तब कितना तारीख होता? 10 दिसंबर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकारों के अनुसार कौन से प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या उपरोक्त सभी? 3 का डी नंबर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी हो गया आपका। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अगला है, इमैनुअल कांट किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। बिल्कुल, इमैनुअल कांट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इमैनुअल कांट थे वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, दार्शनिक थे या मूर्तिकार थे? तो दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट क्या थे? दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है आपका, कांट एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार के व्यवहार करने के पक्षधर थे? नैतिक, वैज्ञानिक, उग्र व्यवहार या इनमें से कोई नहीं? अरे भाई, उग्र व्यवहार लड़ाई झगड़ा करने कहेगा कोई? नहीं। वैज्ञानिक व्यवहार करने कहेगा? वैज्ञानिक व्यवहार होता है? नहीं। तो बच गया क्या? नैतिक व्यवहार करने कहते थे। कौन सा व्यवहार करने कहते थे? नैतिक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, किस विचारक ने नैतिक अधिकारों की अवधारणा को जन्म दिया है? नैतिक अधिकार की अवधारणा। पहला है आपका अरस्तु, जेम्स मिल, कांट, प्लेटो। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांट। कांट ने नैतिक अधिकारों की अवधारणा को जन्म दिया है। नैतिक अधिकारों की अवधारणा को किसने जन्म दिया है? कांट ने दिया है। अगला है, किस विचारक ने कहा था कि मनुष्य एक गरिमामय प्राणी है? कांट ने, मार्क्स ने, प्लेटो ने या अरस्तु ने? नहीं, ये कांट ने कहा था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कांट ने कहा था कि मनुष्य क्या है? एक गरिमामय प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक गरिमामय प्राणी है। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहले कितना था? 7। ध्यान रखिएगा। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? और कब हटाया गया था? 1978 में। 1978 में। 44वां संशोधन 1978। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 21 में, 22 में, 23 में, 24 में? 21 में। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अगला है आपका, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 17, 18, 19, 20 किसमें है? 17 में, 18 में, 19 में या 20 में? नहीं, 17 नहीं होगा, 19। देखो ऐसे ही याद कर लो तुम लोग कि भैया आदमी स्वतंत्र होना चाहता है 19 में, ठीक है, और अपना देश से स्वतंत्र होना चाहता है कब? दैहिक स्वतंत्रता कब आ गया? 21 में।
ऐसे याद कर लीजिएगा। 19 में स्वतंत्र होना चाहता है और दैहिक स्वतंत्रता किसमें आता है, प्राण और दैहिक 21 में। अगला है आपका राजनीतिक अधिकार का संबंध है किससे, मत देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या होता है, आप वोट दे सकते हैं किसी को, निर्वाचित हो सकते हैं मतलब चुने जा सकते हैं आप मुखिया के लिए, जो भी आप पद पे खड़ा हो। सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है, अगर सरकार गलत करेगी तो हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, अभी जस्ट बताएं। अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, या इंग्लैंड से। अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अधिकार का कौन कौन सा उद्देश्य होता है, लोगों के कल्याण की हिफाजत करना, सरकार के प्रति जवाबदेह बनाना, शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सरकार का काम या अधिकार का होता ही है कि लोगों का कल्याण का हिफाजत करेगा, शांति सुरक्षा स्थापित करेगा, ये दोनों होगा ही, तो उपरोक्त सभी जाएंगे। उपरोक्त सभी सर, डी नंबर। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, 25 और 26, 14 और 15, 23 और 24। हमको वही लग रहा है 17 का 23 और 24, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, 23 और 24 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 29 में, 30 में, 31 में, 32 में। 32 में। चलिए देख लेते हैं, 18 का डी नंबर, बिल्कुल अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचार का अधिकार कब है, 32 में। एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार क्या है, जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। अच्छा पढ़ लेते हैं, हो सकता है इनमें से सभी भी हो। इसके अलावा है समानता का अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार जो है सबसे अनिवार्य में आ जाएगा, क्योंकि भाई जीवन जीने जिएंगे तब ना हम कुछ काम कर पाएंगे, तो इसलिए इसका हो जाएगा जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 19 का ए नंबर होगा, बिल्कुल 19 का ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब कि भाई छुआछूत नहीं होना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं भाई, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत हम नहीं मानते हैं, तो क्या है, समानता का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1842 में, 1843 में, 1844 में, या 1845 में। दास प्रथा का उन्मूलन आपका कब हुआ था, तो 21 का बी, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। देखिए प्रश्न आपका इसमें मैंने 1848 इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ था, जबकि भारत में 1843 में हुआ था। अगला आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम करने पर रोक लगाया गया है, यह किस प्रकार का अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में मौलिक अधिकार का जनक किसे माना जाता है, गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, राजा राम मोहन राय, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधान। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसकी संख्या 6 है। पहले कितनी थी, 7 थी। 1944 में 44वें संशोधन में इसे हटाया गया था, कब, 1978 में। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा अधिकारों के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किया गया, 1215, 1230, 1250, या 1220। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा अधिकारों के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। कब हुआ था, तो 1215 में हुआ था, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 1215 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है आपका, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है,
मौलिक अधिकार का रक्षक उच्चतम न्यायालय है। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय है। सामान्य स्थिति में मौलिक अधिकार को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है, या मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी के साथ जाओगे। हाँ सही बात है भाई, उपरोक्त सभी। लेकिन देखो कभी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार को कम बेसी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कानूनी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कानूनी अधिकार को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। भाई कानूनी अधिकार को समाप्त या कम तो कर ही सकते हैं। अभी रोड बनेगा तो मेरा भी घर चल जाएगा, बदले में सरकार जो पैसा देगी लेकिन हमको हटना पड़ेगा। संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। सही बात है भाई, ये तो हिस्सा, मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, सॉरी। अगला आपका, कानूनी अधिकार के हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है? नहीं भाई, सीधा उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। उपरोक्त सभी कौन सा हो जाएगा? हमको लगता है बी नंबर होना चाहिए, तब देख लेते हैं एक बार। 27 का डी नंबर नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं कि कोई सत्य नहीं है। पहला क्या बोले? समाप्त या कम नहीं कर सकते, ये बात तो गलत है। मूल संरचना का हिस्सा है, वो गलत है। कानूनी अधिकार के हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं। तो भाई सारा का सारा गलत है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में? भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 225, 226, 228। तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार का हनन कब होगा? मान लेते हैं हम गए स्कूल में, हम क्या सबसे छोटा कास्ट के थे, वहाँ पर एक पंडित जी वाला मास्टर था, वो बोला नहीं तुम छोटा कास्ट का है, तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा स्कूल में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? हमारा राज्य, जैसे हम झारखंड राज्य में रहते हैं तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची में होगा। रोजगार एवं अवसर के समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में या 18 में? सी नंबर। रोजगार एवं अवसर के समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में है। अगला है 31वां नंबर आपका, किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संप्रदाय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 24, 25, 26, 27? 31 का बी बिल्कुल वही होगा। अनुच्छेद 25 के तहत क्या बोला गया है? आप चाहें तो किसी भी संप्रदाय को स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। संप्रदाय मतलब वही हो गया, धर्म एक टाइप का, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अगला है आपका, अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार किसे कहते हैं? तो एक ऐसा दावा, नहीं यहाँ दावा होना चाहिए था, एक ऐसा दावा, अरे यार चलिए, एक ऐसा दावा या हक जिसका औचित्य हो, सिद्ध हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? अधिकार कहलाता है। अधिकार क्या बोले? एक ऐसा दावा या हक जिसका औचित्य सिद्ध हो जाए, अधिकार कहलाता है। किस दार्शनिक ने अधिकार की नैतिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था? किस दार्शनिक ने अधिकार की नैतिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो इमैनुअल कांट ने नैतिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को, और इसे लागू भी उसी दिन किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। अधिकार के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो लोगों के कल्याण की हिफाजत करना, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, ये आपका है। लोगों के कल्याण की हिफाजत करना, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या क्या बोले हम? जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये सब क्या है? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। अगला आपका, नैतिक अधिकार की अवधारणा
के जनक कांट किस देश के निवासी थे? जर्मनी। तो कांट जर्मनी के निवासी थे। कांट कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। और इसने किसकी अवधारणा दी थी? नैतिक अधिकार की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा? नैतिक अधिकार की। कानूनी अधिकार को परिभाषित करें तो वे अधिकतर जो राज्य द्वारा कानूनी रूप से जनता को उपलब्ध कराए जाते हैं कानूनी अधिकार कहलाते हैं। मतलब राज्य जो कुछ अधिकार राज्य की जनता को देता है उसे क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? तो जिम्मेदारी का अर्थ क्या? उत्तरदायित्व या जवाबदेही। उत्तरदायित्व या जवाबदेही। जैसे हम बोल सकते हैं तुम लोग को जिम्मेदारी दी है कि अभी एक काम कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद ये वाला पूरा लिख लीजिएगा, या फिर घर से पूरा लिख के लाना है और याद करके लाना है। तो ये आपका क्या हो गया? जिम्मेदारी हो गया। या कोई लड़का लड़ाई ना करे, हम बोल रहे हैं आप लोग को ध्यान रखना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। अगला है आपका अधिकार क्या है और अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो अधिकार का आशय उन सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए एकदम आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान है। इसके बिना मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। अधिकार किसके द्वारा स्वीकृत होते हैं? समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। अब बिना अधिकार का मनुष्य क्या कर सकता है? ना तर्क कर सकता है, ना ही अच्छा व्यवहार कर सकता है। अधिकार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। अधिकार व्यक्तित्व का क्या करता है? सर्वांगीण विकास करता है। इसके अलावा यह सुदृढ़ तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में भी सहायक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। शिक्षा का अधिकार को कौन सा दर्जा मिला है? मौलिक अधिकार का। और इसको संसद द्वारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, अलग से स्टार बना के लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, और किसमें जोड़ा गया? 21 क में। और इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल का बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य। कितना साल? 6 साल से 14 साल। अगला है आपका भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की व्याख्या किसमें की गई है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करेगा? डायरेक्टली पूछ देगा इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है। 3 गो अलग अलग कुछ दे देगा, चौथा वाला सही दे देगा। तो भाई 6 याद रहेगा तब ना हम कर पाएंगे। तो ये सब लिख लीजिएगा। मानवाधिकार की घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ध्यान रखिएगा। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने। नैतिक अधिकार का बात कौन किए थे? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इसने कहा था कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार का आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमको सब कोई सम्मान करे, तो भाई आपको भी दूसरे को सम्मान करना होगा। ये नहीं कि आप क्या किए, गाली दे के बात करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है, इसके लिए उसके साथ नैतिक आचरण करना चाहिए। अगला है मूल अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार होने पर सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के लिए कितना प्रकार का रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। और यह कितना से कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार को समान स्थिति में कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को कानून बना करके तुरंत सीमित या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकार को मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि कानूनी अधिकार के उल्लंघन होने पर पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? सामान्य अदालत में। सामान्य अदालत हम लोग का कहाँ है? देवघर जिला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको है? उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय कहाँ पे है हम लोग का? रांची। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? नहीं भैया, उच्च न्यायालय आपका हुआ रांची में। तो रांची से बड़ा सिटी है क्या दुमका? छोटा है ना। आप बोल रहे हैं उच्चतम, तो रांचियों से बड़ा जगह कौन सा हो गया हम लोग का? दिल्ली।
तो उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में, याद रहेगा ना। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय या इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जानते थे कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, हमको लगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सब उसी को बोला जाता है। वहां पर 65 जजों की बेंच बैठती है। ठीक है, एगो दूगो नहीं, 65 को जज बैठता है। तो वहां पर ये नहीं हो सकता है कि कोई कहेगा हम घूस देकर अपन कमा करवा लेंगे। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी चाहेगा तो वो कुछ नहीं करवा सकता है। अब प्लस आपको वहां पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। कैसे करवा सकते? अगला आपका राजनीतिक अधिकार क्या है? तो आर्थिक अधिकार के बिना राजनीतिक अधिकार क्या होती है? खोखली होती है। तो आर्थिक अधिकार भी मिलना चाहिए, ये सब का भी बात किया गया। राजनीतिक अधिकार में नहीं मिलना चाहिए। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हो गया? आपको राजनीति में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा की जाती है। तो ये चैप्टर आप लोग का इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव वाला में बस वही तो था आपका लास्ट, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले क्या था, लोगों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था जब प्रारंभ में मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, बाद में बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, सी यू।